कुछ लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में ज़्यादा मालूम भी है, जैसे डॉक्टर शाइस्ता खान है, वो भी ब्रेस्ट सर्जन है यहाँ पे। कुछ लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं है, तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बात करूँगी और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दूँगी। तो ये औरतों में सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है और हर 8 में से एक खातून को ब्रेस्ट कैंसर होने का ख़तरा है। और जितनी भी हम कैंसर्स देखते हैं फीमेल्स में 30% में ब्रेस्ट कैंसर है। तो ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन कैंसर है। जस्ट आपको बताते चले कि जब पाकिस्तान का ये डेटा है, और ये मेरे अस्पताल का डेटा है विच कंप्राइज्ड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स, इसमें देखें जो येलो बार आपको नज़र आ रहा है, ये वो ख़वातीन हैं जिनकी उम्र 40 और 50 साल के दरमियान है। तो सबसे ज़्यादा जो पीक इंसिडेंस हमारा नज़र आ रहा है वो 40 और 50 साल के दरमियान है। लेकिन अगर आप उसके उल्टे हाथ पे देखें तो तकरीबन 30% ख़वातीन जो है उनकी उम्र 40 साल के कम है। ठीक है, अगर हम इसको कंपेयर करते हैं जो उसके दूसरे साइड पे नज़र आ रहा है, ये अमेरिकन डेटा है। अगर आप इसमें सबसे लंबा बार जिस पे रेड एरो लगा हुआ है वो देखें तो ये 50 से 60 साल की उम्र की ख़वातीन का है। तो औसतन हम पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर तकरीबन 10 साल कबल देख रहे हैं वेस्ट के मुकाबले में। ठीक है, यंगर एज में देख रहे हैं। अगर हम देखें कि हम किस स्टेज पर डायग्नोज करते हैं तो हमारे यहाँ जो स्टेजेस होती हैं स्टेज 1 to 4 होती हैं। स्टेज 1 सबसे अर्ली होती है, स्टेज 4 जब जिस्म में फैल जाता है। और हमारे पास स्टेज 1 की शरह देखें तो 10% से कम है। लेकिन अब अगर आप मगरबी ममालिक में देखें तो 50% से ज़्यादा आप स्टेज 1 में डायग्नोज करते हैं। और ये हमने मालूम है कि जितनी जल्दी उसको डायग्नोज करेंगे उस वक़्त उसका भरपूर और मुकम्मल इलाज हो सकता है। तो किसको ब्रेस्ट कैंसर होने का ख़दशा है? सबको ब्रेस्ट कैंसर रिस्क होने हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे इख्तियार में, कुछ चीज़ें जो हैं हमारे इख्तियार में नहीं हैं। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स जो हमारे इख्तियार में नहीं हैं उसमें फ़ीमेल होना, औरत होना बज़ात खुद एक रिस्क फैक्टर है, राइट। जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी बढ़ता चला जाता है। हमने देखा कि 30% वो हैं जो कि लेस दैन 40 ईयर्स ऑफ एज हैं, लेकिन उम्र बढ़ेगी तो रिस्क भी बढ़ता चला जाएगा। जिनकी फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली मीन्स आपके ससुराली रिश्तेदार नहीं, माँ बहन खाला नानी दादी जितने होंगे, जितने नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स ज़्यादा होंगे, जितनी यंगर एज पे डायग्नोज होंगे, जिनके दोनों तरफ पे है, जिनकी फैमिली में ओवरी का कैंसर है, वो भी एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। ये क्यों होता है? बिकॉज फैमिली में अगर हमारे कोई हम जीन कैरी करते हैं जो BRCA या ब्रेका जीन है जिनकी फैमिली में होती है, और जो वो अपनी फैमिली से जीन लेते हैं उनका भी ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। अगर किसी की पहले किसी वजह से ब्रेस्ट बायोप्सी हुई है और उसमें एटिपिकल चेंजेस हैं तो भी रिस्क बढ़ जाता है। अगर किसी के नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ज़िंदगी में ज़्यादा हैं तो रिस्क बढ़ेगा। अगर पीरियड्स जल्दी शुरू होंगे, से 11 साल की उम्र में शुरू हुए एंड उसके मेंस्ट्रुएट कर रही है टिल 55 ईयर्स, उसको कंपेयर करें उस एक खातून से जिसके पीरियड्स 15 साल में शुरू होकर 40 साल पे बंद हो गए, तो जितने नंबर ऑफ साइकिल ज़्यादा होंगे रिस्क बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इन सारी चीज़ों पे हमारा इख्तियार नहीं है। ठीक है, जो चीज़ें हम कर सकते हैं, अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी बिफोर द एज ऑफ 35 ईयर्स करें, ये बेहतर है, प्रोटेक्टिव इफेक्ट है। बच्चों को फीड कराएं लैक्टेशन फॉर 2 ईयर्स, ये बेहतर है, प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, ये हम कर सकते हैं। कोई भी एक्सटर्नल हार्मोन्स आप लेते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अनइंटरप्टेड ओरल कंट्रासेप्टिव्स, या जिस वक्त मेनोपॉज हो रहा होता है, हॉट फ्लैशेस हो रहे होते हैं, उस टाइम आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लें और अनइंटरप्टेड सालों लेते रहें तो रिस्क बढ़ जाता है। तो वो ख़वातीन जो उस पर होते हैं उनको डॉक्टर की अंडर सुपरविजन में लेना चाहिए, रेगुलर स्क्रीनिंग में होना चाहिए, और बीच में अगर आप उसको वक्फा देते हैं तो रिस्क कम हो जाता है। ये सारी चीज़ें हमें मालूम होना चाहिए। बाकी जो भी मुआशरे की बुराइयां हैं, टोबैको, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये सारी रिस्क फैक्टर है।
अगर आप वज़न अपना कंट्रोल में रखें, स्पेशली मेनोपॉज के बाद, तो वो भी बेहतर है। मोटापा इटसेल्फ इज़ अ रिस्क फैक्टर, ठीक है। तो हेल्दी खाएं, फल फ्रूट सब्जियां, एक्सरसाइज करें, इन सब आपकी सेहत के लिए बेहतर है। तो कैंसर क्या है? ये एक अल्लाह मियाँ ने एक निज़ाम रखा है कि हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है वो एक निज़ाम के तहत होती है। ऐसा नहीं होता कि बच्चे की पहली नाक बड़ी हो जाए फिर कान बड़े हो जाएं, एक निज़ाम के तहत रहती है। हमारा बॉडी, हमारी जिस्म, ब्रेस्ट छोटे छोटे सेल्स, खलियों से बना हुआ है। अगर वो कुछ सेल्स अब नॉर्मल हो जाएं, वो बॉडी की कंट्रोल मैकेनिज्म से निकल जाएं, तो वो रैपिडली डिवाइड करना शुरू कर देते हैं और एक लम्प, गुठली या गुच्छे की शक्ल अख्तियार करते हैं। और वो ना सिर्फ ब्रेस्ट में रहता है, स्पेशल वेसल्स, लिम्फेटिक्स के थ्रू अंडर आर्म के बगल के ग्लैंड्स में जाता है और खून के ज़रिए जिस्म के कई और हिस्से में भी फैल सकता है। और हमने ये देखा है कि जितना रसोली छोटी होगी उसके बगल में फैलने के चांसेस कम होंगे। जैसे जैसे गुठली की साइज़ बढ़ती चली जाएगी उसमें बगल के फैलने के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। और हमें ये मालूम है कि अगर ब्रेस्ट से निकल के बगल के ग्लैंड्स तक आ गए तो रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क मोर्टेलिटी भी मुश्किल हो जाती है और उनको अग्रेसिव थेरेपी चाहिए होती है। तो हमारा पूरा इस सारी अक्टूबर के महीने की मुहिम ये है कि जल्द से जल्द कैंसर को डायग्नोज करें जब वो फैली हुई नहीं है, और इस तरीके से हम क्योर का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? हर औरत को चाहिए अपना मुआयना खुद करे, एग्जामिनेशन बाय अ ट्रेंड फिजिशियन, वो चाहे डॉक्टर हो, नर्स हो, जनरल प्रैक्टिशनर्स हो, गायनाकोलॉजिस्ट हो, सर्जन हो, उनको दिखाए। और एक ब्रेस्ट का स्पेशल एक्सरे होता है, मैमोग्राम, वो कराएं रेगुलर इंटरवल पे। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, अभी मैं डॉक्टर हिना से बात कर रही थी, ये कनाडा से आई है, कि वहाँ तो कह रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान, जहाँ स्क्रीनिंग मैमोग्राम्स नहीं होते हैं, वहाँ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हमारे तजुर्बे के मुताबिक बहुत ज़रूरी है। बिकॉज कम अज़ कम कुछ तो करे कि आपको अपनी सेहत की तरफ तवज्जो हो। तो शुरू के इब्तदाई मराहल में क्योंकि आपको दर्द तकलीफ़ नहीं होती, हमारे पास औरतें आती हैं, इतनी बड़ी गुठली है, कब पता चली, कल पता चली। तो अपनी सेहत पे तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। और आई थिंक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की अगर आदत डल जाए तो शायद हम इस बीमारी को, अगर जो भी तब्दीली आ रही है, उसको जल्दी पकड़ सकेंगे। हम अपने आप को उन ममालिक से कंपेयर कर रहे हैं जहाँ स्क्रीनिंग मैमोग्राम मर्जी है, नहीं है तो आपका नेशनल हेल्थ इतना स्ट्रांग है, आपके पास ख़त आते हैं और आपको लोग पकड़ के लेके जाते हैं, मैमोग्राम कराते हैं, घर छोड़ देते हैं। तो वो वाला सिस्टम हमारे पास नहीं है। तो जस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन कैसे करना चाहिए? हर औरत को कम से कम अपने आप को महीने में एक दफ़ा देखना चाहिए। और जिन लोगों को बेस्ट टाइम इस पीरियड्स के बाद देखें, जिनका मेनोपॉज हो चुका है उनको जो भी तारीख पहली 15 जो पसंद है आप उसको रख लें, ताकि मकसद ये है कि आपको याद रहे कि आप अपने आप को चेक कर रहे हैं। और जब आप अपने आप को देखेंगे तो सबसे पहले आप अपने आप को अनड्रेस करें। नेक्स्ट। और आप अपना मुआयना अपने आप को आईने में खुद देख के कर रहे हैं और आप ये देख रहे हैं कि दोनों ब्रेस्ट एक ही साइज शेप के हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, कोई स्किन अंदर की तरफ नहीं जा रही है, कोई तब्दीली आपको, कोई ऊपर गुठली नज़र नहीं आ रही है, कोई वर्म तो नहीं है निपल में, कोई अंदर खाल तो दसी हुई नहीं है, कोई निपल पे रैश तो नहीं है जो ठीक नहीं हो रहा है। और अभी आपने आपको हाथ नहीं लगाया, सिर्फ आप अपने आप को आईने में देख रहे हैं। और अपने आप को जो देख रहे हैं वो आप मुख्तलिफ पोजीशंस में देख रहे हैं। हाथ नीचे है, हाथ जो है आप सर के ऊपर करके देख रहे हैं, हाथ कमर पे रख के नीचे देख रहे हैं। ये जिस्म के ब्रेस्ट के किस हिस्से में गुठली है या कोई चीज़ है, वो आपको तब्दीली मुख्तलिफ पोजीशंस में ज़्यादा नुमायाँ नज़र आ जाती है। और अगर आपने अपने आप को देख लिया है तो अब आप अपने आप को हाथ लगा के, आईने में देखा, अब आप हाथ लगा के अपने जिस्म को खुद फील करेंगे। लेफ़्ट ब्रेस्ट को राइट हैंड से देखेंगे, राइट ब्रेस्ट को लेफ़्ट हैंड से देखेंगे। नेक्स्ट। ये वो अलामात हैं जिनको हम आईने में देख रहे हैं, राइट। आगे चलें।
निपल का पहले सही थी, रिसेंटली अंदर की तरफ चली गई है, एक जगह कोई स्किन में डिम्पलिंग हो रही है, खाल पे बहुत वरम आया, ऐसे लगता है ऑरेंज पील अपीयरेंस हम इसको कहते हैं। जब अपने आप को आपने अब आप लेट के कोई भी तरीके से देखें, पहले आउटर हिस्सा देखें, फिर अंदर आएं, या ब्रेस्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड करें, बाहर से देखें, अंदर से देखें, लेकिन आप जो इसको फील कर रहे हैं, नेक्स्ट, अपने हाथ से अगेंस्ट द चेस्ट वॉल यूं फील कर रहे हैं, साइड टू साइड नहीं पकड़ेंगे, ऐसे करेंगे तो आपको मुगालता हो जाएगा, स्पेशली सेंटर ऑफ द ब्रेस्ट में, कि शायद कोई गुठली है। अगेंस्ट द चेस्ट वॉल देखना है, ब्रेस्ट के हर हिस्से को देखें, सेंटर में देखें, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज का देखें कि ब्लड तो नहीं आ रहा है, और अपने बगल के ग्लैंड्स को ज़रूर चेक करें, कोई चीज़ नहीं है। और जब आपने ये चीज़ लेफ़्ट ब्रेस्ट के लिए राइट हैंड से की, इसके बाद आप राइट ब्रेस्ट के लिए लेफ़्ट हैंड इस्तेमाल करेंगे, और यही तरीका आप दोहराएंगे अपने आप को चेक करने के लिए। अगर आपको कोई भी चीज़ लगती है कि दोनों ब्रेस्ट में डिफरेंस है और ये कोई नई तब्दीली है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो कैंसर के अलामात हो। प्लीज़ सिर्फ ये वार्निंग साइन है कि अपने डॉक्टर से रुजू करें, ताकि डॉक्टर देख के डायग्नोज करे कि ये कोई कंसर्निंग चीज़ है या नहीं है। जो जितना अपने आप को रेगुलरली एग्जामिन करेगा, आप अपने ब्रेस्ट को ज़्यादा बेहतर तौर पे जानेंगे, और उसमें कोई भी छोटी मोटी तब्दीली होती है आप ज़्यादा बेहतर तौर से पकड़ सकते हैं। दूसरा तरीका हमने कहा था एग्जामिनेशन बाय अ ट्रेन्ड पर्सन, वो चाहे जनरल फिजिशियन हो, गायनाकोलॉजिस्ट के पास आप अपने एंटीनेटल के लिए जा रहे हैं, ब्रेस्ट सर्जन के पास, कोई और डॉक्टर के पास, उनसे कहें। बल्कि अब हमने कुछ ग्रीन स्टार के साथ मिलकर मैंने उनके कुछ लेडी हेल्थ विजिटर्स को भी ट्रेन किया, उनको ब्रेस्ट एग्जामिनेशन सिखाया है। जो अब गांव में जा रहे हैं उसके लिए वो वहाँ पे जाके एग्जामिनेशन करके उन लोगों ने कुछ केसेस को भी डायग्नोज किया है। तो जिसको भी ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के लिए ट्रेन करें वो ये काम कर सकता है। तीसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, नेक्स्ट प्लीज, ब्रेस्ट का स्पेशल एक्सरे है जिसको हम मैमोग्राम कहते हैं। हर ब्रेस्ट को 2 व्यूज़ लेते हैं, ऊपर से नीचे कंप्रेस करते हैं और साइड टू साइड कंप्रेस करते हैं। स्पेशली अगर कोई गुठली हाथ लगाने से फील नहीं हो रही है तो हमें पता चल जाता है दोनों एक्सरेज करने की जिसके ब्रेस्ट के किस हिस्से में मौजूद है। औसतन मैमोग्राम 2 साल कबल डायग्नोज करता है बीमारी को, इससे पहले कि जो इंसानी उंगलियां फील कर सकें। और हमने ये कहा था जितनी जल्दी डायग्नोज करेंगे उतना ही ये फैला हुआ नहीं होगा और हम इसको पकड़ सकते हैं। तो मैमोग्राम ना सिर्फ हमें ये बताता है अंदर कोई तब्दीली है, बल्कि ये भी बताता है कितना सस्पिशियस है, ठीक है। और यंग औरतों में जिसमें 35 साल से कम उम्र है उनको हम कहते हैं अपना अल्ट्रासाउंड कराएं, वो भी हमें बहुत हद तक गाइड करता है। ओल्डर एज ग्रुप में हम मैमोग्राम के लिए कहते हैं। लोग अक्सर हमारे पास आते हैं, आप बार बार मैमोग्राम का देते हैं, इसके तो बहुत रेज हैं, बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो जो डेडिकेटेड मैमोग्राम मशीन है उस पर सिर्फ ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, कोई हड्डी का टखने का कोई एक्सरेज नहीं होते हैं। और अगर आप उनके साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो वो बहुत ही कम है। जैसे आपने पूरा सिगरेट भी नहीं, चौथाई सिगरेट पिया हो, और आप और हम कराची की सड़कों पे इससे कहीं ज़्यादा पैसिव स्मोकिंग कर रहे होते हैं। कहने का मकसद है कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। आप डेडिकेटेड मैमोग्राम मशीन पे आकर एक्सरे ले रहे हैं। तो हर खातून को चाहिए कि अपने आप को महीने में 1 दफ़ा देखें। एग्जामिनेशन बाय अ ट्रेन पर्सन हर 2 साल से कराएं। 40 से 50 साल के दरमियान हर 2 साल पे एक्सरे करें। 50 साल के बाद अगर आप हर साल कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर आपको स्क्रीन करना है, अगर आपके पास कोई फैमिली हिस्ट्री है तो और विजिलेंट आपको होना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमारे पास कोई खातून आती है, क्योंकि हम कैसे, बिकॉज हम जो है हम कहते हैं 3 तरीके से देखते हैं। डॉक्टर क्या कहता है, कितने भी आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप 100% सही नहीं हो सकते, 80%, 85%, लेकिन ह्यूमन एरर ज़रूर होगा, आप कभी भी 100% नहीं है। अगर आप मैमोग्राम भी देखते हैं तो मैमोग्राम के भी अगर जिन्होंने अपने कराए हुए हैं या देखे हुए हैं उस पर लिखा होता है मैमोग्राम में मिस 10% ऑफ द कैंसर्स, तो 100% रिलायबल वो भी नहीं है। जो चीज़ रिलायबल है और हम कसम खा सकते हैं कि ये वाकई ब्रेस्ट कैंसर है, वो बायोप्सी है। बायोप्सी में
उधर या तो हम एक आम नीडल लगाते हैं जो बाजू में लगता है, उससे लगा के भेजते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। आम सिरिंज लगाया, उससे सेल्स निकाले, फैलाया, एक्सरे पे आपने स्लाइड्स पे भेज देते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रिलायबल चीज़ है ये स्पेशल नीडल है। सुन करके इसमें एक चंक ऑफ टिश्यू जो है आ जाता है, इससे हमें पता चल जाता है, सुन करके लेते हैं स्पेशल नीडल से किस टाइप की बीमारी है, क्या दवाएं मरीज़ के लिए बेहतर होंगे, और इससे हमें बहुत ज़्यादा हेल्प और इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि पेशेंट मैनेजमेंट में काम आती है। लोग अक्सर आते हैं कि ना 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 बायोप्सी नहीं करानी, लोहा लगा तो फैल जाएगा। ये आई थिंक ये हमारे मिसकंसेप्शन है। लेकिन वही खातून बोलती है आप ऐसे करें ना मेरी डायरेक्ट गुठली निकाल दें, वो भी तो चाकू है ना, वो भी तो लोहा है। लेकिन ये कैसे कि चाकू लगाना सही है और नीडल लगाना सही नहीं है। तो आई थिंक हमको इस चीज़ से समझना चाहिए कि बायोप्सी डायग्नोसिस का और इलाज के किस किस्म का इलाज का बहुत अहम जुज़ है, उससे डरना नहीं चाहिए। अगर हमको पता चल जाता है तो कैंसर है, फिर हम देखते हैं कि ये जो भी चीज़ है सिर्फ ब्रेस्ट तक लिमिटेड है या कहीं फैली हुई तो नहीं है। जो जिस्म के बाकी हिस्से में लंग, लिवर, बोन्स है उसमें फैलने का बहुत खदशा होता है, तो उसको हम चेक कर लेते हैं। और कोई भी एक तरीका इलाज जो है ना वो नाकाफ़ी होता है, हमको सर्जरी भी चाहिए होती है, ड्रिप में डाल के इंजेक्शंस होते हैं, अग्रेसिव दवाई देते हैं जिसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं, शुआएँ हैं, गोलियां हैं। तो किस मरीज़ को किस चीज़ की ज़रूरत है वो हर एक को एक ही लाइन नहीं मिलती है। हर एक की मरीज़ की उम्र क्या है, मरीज़ की बीमारी क्या है, ब्रेस्ट कैंसर किस किस्म का है, कौन सी दवाओं से रिस्पॉन्स आएगा, सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए एक बोर्ड फैसला करती है मरीज़ का क्या करना है। तो अगर हम इसको डिवाइड करें कि एक तो जिस्म पे लोकल ब्रेस्ट में और बगल में जहाँ पे उसका कंट्रोल कैसे करते हैं और कैसे करते हैं कि जिस्म में कहीं ये फैले नहीं। तो लोकल कंट्रोल जो होता है वो सर्जरी से होता है और रेडियोथेरेपी या शुआएं लगने से होता है। सर्जरी भी दो किस्म की होती है। अगर हम जल्द से जल्द पकड़ लेते हैं तो हमको पूरा ब्रेस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ वो गुठली उसके साथ थोड़ा नॉर्मल हिस्सा निकाल के देख लेते हैं और ब्रेस्ट बच जाता है और अच्छी शेप के साथ बच जाता है। और आजकल हमारे पास वो ज़राए भी मौजूद हैं। पहले ज़माने में जिसके बगल में बीमारी है जिसके नहीं है सबकी सफाई कर जाते हैं और औरतों की बाजू जो है वो इतने मोटे हो जाते थे, इन्फेक्शन बार बार होता था। आजकल के ज़माने में तरीक़ेकार मौजूद है, हम देखते हैं किसके बगल में बीमारी है किसके में नहीं पहुंची है। वो स्पेशल अंडर आर्म के ग्लैंड्स निकालते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, जिनके बगल में बायोप्सी पे बगल के ग्लैंड की बायोप्सी पे आता है बीमारी है तो उसको साफ करने की नौबत आती है, वरना वो भी नहीं आती है तो उस औरत को हाथ सूजने का खदशा नहीं होता और रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती है कि वज़न नहीं उठाओ, ब्लड प्रेशर नहीं लो, टीका नहीं लगाओ, ये सारी चीज़ें नहीं करनी पड़ती हैं। हाँ, अगर औरत कोई लेट आती है तो फिर हम मजबूर होते हैं कि ब्रेस्ट रिमूव करना पड़ता है। लेकिन ब्रेस्ट रिमूव करने के बाद भी मुख्तलिफ तरीके से ज़राए मौजूद हैं कि वो औरत किस तरीके से अपनी निस्फानियत को बरकरार रखे। तो या तो हम प्लास्टिक सर्जरी करके ब्रेस्ट बना देते हैं और उसमें जो इम्प्लांट होता है वो अंदर खाल के नीचे लगा होता है, जिस्म के बाहर नज़र नहीं आता, और ज़रूरत होती है तो पेट के मसल, पीठ के मसल वो लगा के दूसरी ब्रेस्ट के साथ शेप करके दे देते हैं। अगर किसी वजह से वो नहीं करते तो आप अंडरगारमेंट्स के नीचे जिस्म के ऊपर आप कपड़े उतारेंगे तो आपको लगाएगा ब्रेस्ट नहीं है, वरना जब आप इस तरीके से पब्लिकली आ रहे हैं, शुरू के मराल में कॉटन की एक्सटर्नल प्रोस्थेसिस आती है, वो अंडरगारमेंट्स के नीचे रख देते हैं। ज़ख़म ठीक हो जाए तो सिलिकॉन की देते हैं, वो बिल्कुल फील भी ब्रेस्ट की तरह से होता है, उसका वज़न भी ब्रेस्ट की तरह से होता है, वो ज़्यादा बेहतर होता है। स्पेशली वो ख़वातीन जिनका जिस्म हैवी है, उनकी एक तरफ ब्रेस्ट हैवी है दूसरी तरफ नहीं है, पीछे उनके कमर में दर्द होता है तो वो दोनों बराबर का फील करती हैं। और अगर किसी का ब्रेस्ट बचाते हैं तो शुआएं रेडियोथेरेपी देना लाजमी है। हाँ, अगर और एडवांस स्टेज पे तो बाज़ दफ़ा हमें ब्रेस्ट निकालने के बावजूद भी शुआएं देनी पड़ती हैं। ठीक है, तो ये है लोकल कंट्रोल के लिए। आगे कंट्रोल करने के लिए बाकी कहीं फैले नहीं,
हमारे पास दवाएं जो हैं कीमोथेरेपी, लोग कीमोथेरेपी से बहुत डरते हैं कि इसके तो बहुत साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, लेकिन हमारे पास आजकल दवाएं भी मौजूद हैं जो कि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को कम करती हैं। उल्टी मतली होती है तो उल्टी मतली की बहुत पोटेंट दवाएं अवेलेबल हैं। जो खून के वाइट सेल्स हैं वो कम हो जाते हैं तो आजकल दवाएं मौजूद हैं कि वाइट सेल्स को कम होने नहीं देते हैं, तो बुखार नहीं होता। लेकिन सबसे ज़्यादा जो साइड इफ़ेक्ट्स जो कि ख़वातीन को नागवार गुज़रता है, बाल गिरना। कीमोथेरेपी से बॉडी में जो भी रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं वो अफेक्ट होते हैं, जैसे बाल, नाखून। जब वो कैंसर को मार रही है तो कुछ नॉर्मल हिस्सा भी अफेक्ट होता है, लेकिन ये बाल गिरना भी टेम्पररी है। जैसे हाजी साहब लोग हज पे जाते हैं, जैसे ही हज ख़त्म हुआ बाल आना शुरू हो जाते हैं, तो जैसे ही कीमो ख़त्म हुआ बाल आना शुरू हो जाते हैं। बट उस 4-6 महीने के लिए आइदर अपने ही बालों की, हम लोग, हमारे पास ब्यूटिशियन है जो मरीज़ की कीमोथेरेपी शुरू होने से पहले उनके अपने ही बालों की विग बना के दे देती हैं, दूसरी विग्स मिलती हैं वो पहना देते हैं। ख़वातीन को स्कार्फ पहनाना सिखा देती हैं कि किस तरीके से स्मार्ट तरीके से। मेरे पास कुछ मॉडल्स हैं जिनकी ब्रेस्ट कैंसर के लिए किया है, और वो इतनी स्मार्टली अपना स्कार्फ पहनती हैं कि मेरे जैसों से कहीं ज़्यादा बेहतर लगती हैं। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट तरीके से अगर आप उस औरत को साथ लेके चलें तो ये हो सकता है। दूसरी चीज़ जो है, जिन औरतों की बायोप्सी हम करते हैं उस बायोप्सी में देखते हैं कुछ चीज़ें कि इनमें ये जो है फीमेल हार्मोन डिपेंडेंट कैंसर है, ईस्ट्रोजन जो फीमेल हार्मोन होता है, तो हम बायोप्सी में देखते हैं कि इसके रिसेप्टर्स इस बायोप्सी में मौजूद हैं या नहीं हैं। तो हर खातून को नहीं, उनको चेक करके बायोप्सी से अगर वो रिसेप्टर्स मौजूद हैं तो इस हार्मोन एंटाई ईस्ट्रोजन गोलियां देते हैं, वो 5-10 साल के लिए औरत को खानी पड़ती हैं। और एक और चीज़ जो है जीन होती है HER2 जीन, जिन मरीज़ों में ये होती है ये भी बायोप्सी से पता चलती है। तो वो जो है अग्रेसिव होता है, उनको जब ये होता है तो हम ये कहते हैं कि उसकी एंटाई HER2 थेरेपी देते हैं तो उनको भी काबू कर सकते हैं। सो आई थिंक आई वुड स्टॉप हेयर। अगर हम ये कहते हैं कि अगर किसी पेशेंट को हाई रिस्क है, फैमिली में है, तो उसको कैंसर होना है और मरना नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम उनको हाई रिस्क सर्विलेंस में डाल देते हैं। अगर हम हेल्दी लाइफ स्टाइल का हमने जिक्र किया, अगर हम वो अडेप्ट करें और मुरगन ग़िज़ाएँ, वज़न नहीं बढ़ने दें, टोबैको, स्मोकिंग, ब्रिस्क एक्सरसाइजेज स्क्रीनिंग में डालें, फर्स्ट प्रेगनेंसी बिफोर द एज ऑफ 35, और जो चीज़ों से हम बच सकते हैं, एक्सटर्नल हार्मोनल थेरेपी अगर हम लंबे अरसे के लिए ना लें, तो आई थिंक ये सारी चीज़ों से हम बच सकते हैं। बहुत सारे मिसकंसेप्शंस और मिथ्स हैं कि ये कपड़े नहीं पहनो, डिओड्रेंट्स नहीं लगाओ, कैंसर वाले मरीज़ों के साथ उठो बैठो नहीं। ये कंटेजियस डिजीज़ नहीं है, उनको आपके प्यार मोहब्बत की उतनी ज़रूरत है, उनके साथ उठें बैठें खाएं पिएं, एंड आई थिंक उनको जितना आप केयर करेंगे उतना ही बेहतर है उन ख़वातीन के लिए। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आई एम रेडी टू आंसर।